गुड मॉर्निंग बेटा। हम चैप्टर में पढ़ चुके थे यहाँ तक रिजर्वेशन। हमने रिजर्वेशन पढ़ लिया था। आज हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन पढ़ेंगे। स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन। The true test of any election system is its ability to ensure a free and fair electoral process. If you want democracy to be translated into reality on the ground, it is important that the election system is impartial and transparent. The system of election must also allow the aspirations of the voters to find legitimate expression through the electoral result. अगर हम चाहते हैं कि ट्रूली डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो और जो वोटर्स वोट देने आए हैं उनके एस्पिरेशंस और उनकी इच्छाएं पूरी हो, तो इलेक्शन फ्री और फेयर करवाने आवश्यक हैं। अगर इलेक्शन होते रहे और वो फ्री और फेयर नहीं होते हैं तो फिर वो डेमोक्रेसी, एक तरह से वो डेमोक्रेसी है ही नहीं और डेमोक्रेसी के लिए वो खतरा भी है। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड राइट टू कंटेस्ट। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज मतलब सार्वजनिक वैश्विक मताधिकार, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन लड़ने का अधिकार। अपार्ट फ्रॉम लेइंग डाउन अ मेथड ऑफ इलेक्शन, द कॉन्स्टिट्यूशन आंसर टू बेसिक क्वेश्चंस अबाउट इलेक्शंस। हु आर द वोटर्स? Who can contest elections? In both these respects, our constitutions follow the well-established democratic practices. अब इलेक्शन, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के साथ साथ संविधान में ये भी लिखा गया है कि वोटर्स कौन होंगे, कौन वोट देने के लिए एलिजिबल हैं, और दूसरा इलेक्शन में खड़े होने के लिए कौन एलिजिबल है, कौन वोट दे सकता है और कौन इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। You already know that democratic elections require that all adult citizens of the country must be eligible to vote in the elections. You already know that democratic elections requires that all adult citizens of the country must be eligible to vote in the election. This is known as universal adult franchise. In many countries, citizens had to fight long battles with the rulers to get this right. In many countries, women could get this right very late and only after struggle. One of the important decisions of the framers of the Indian Constitution was to guarantee every adult citizens in India the right to vote. तो बेटा, यूरोप के कई सारे देश जो बहुत ही डेवलप माने जाते हैं, वहाँ पर भी वोटिंग राइट सभी को एक साथ नहीं मिला था। वहाँ वुमेन्स को काफ़ी लंबे समय तक स्ट्रगल करना पड़ा वोटिंग राइट्स के लिए। और कई कंट्री में स्टार्टिंग में जब वोटिंग राइट्स दिया गया तो पुअर सेक्शन को वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया था, पर भारत ने जब वोटिंग राइट्स दिया गया तो सभी को एक साथ दिया गया, बिना किसी भेदभाव के, बिना धर्म, जाति, वंश, लिंग, किसी भेदभाव के बिना, जन्म स्थान के भेदभाव के बिना, सभी एक निश्चित आयु पूरी कर चुके सभी भारतीयों को एक साथ वोट देने का अधिकार दिया गया, जिसे हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। शुरुआत में 21 साल से बड़े भारतीय सभी नागरिक वोट दे सकते थे, पर अब एज घटाकर 18 साल कर दी गई। आज 18 साल से बड़े सभी भारतीय नागरिक वोट देने के अधिकारी हैं। और इस इश्यू को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स के बीच कोई डिबेट नहीं रहा, इसके अगेंस्ट किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। हमारे सभी संविधान निर्माता चाहते थे कि सभी को वोट देने का अधिकार दिया जाए। Till 1989, an adult Indian males and Indian citizens above the age of 21, 1989 तक 21 साल से बड़े लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया था। An amendment to the Constitution in 1989 reduces the eligibility age to 18. 1989 में संविधान संशोधन किया गया और वोट देने की एज घटाकर 18 कर दी गई। Adult franchise ensure that all citizens are able to participate in the process of selecting their representative. This is consistent with the principle of equality and non-discrimination that we studied in the chapter on rights. अब जिस तरह से भारत में वोटिंग राइट सभी को दिया गया, एक तरह से इक्वालिटी ही स्टैब्लिश करी गई है और डिस्क्रिमिनेशन समाप्त किया गया। बिना किसी भेदभाव के सभी को एक जैसा अधिकार दिया गया।
Many people thought and many think so today that giving the right to vote to everyone irrespective of educational qualification was not right. कुछ लोगों का मानना था कि वोटिंग राइट्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर दिया जाए. But our constitution makers had a firm belief in the ability and worth of all adult citizens as equal in the matter of deciding what is good for the society, the country and for their own constituency. तो कुछ लोगों का मानना था कि वोटिंग राइट्स देते वक्त उनकी क्वालिफिकेशन को ध्यान पे रख के दिया जाए, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे, उन्हें पता था कि हमारे देश के एडल्ट सिटीजन्स के पास भले एजुकेशन क्वालिफिकेशन ना हो, पर वो अच्छे से समझ सकते हैं कि उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कौन बेटर पर्सन होगा जो उन्हें रिप्रेजेंट करेगा, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की भलाई के लिए कौन काम कर सकता है. What is true of the right to vote is also true of right to contest election. जिस तरह से वोट करने का अधिकार सभी को दिया गया, वैसे इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार भी सभी के पास है. All citizens have the right to stand for elections and become the representative of the people. हर भारतीय को इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार है और वो भी इलेक्शन में खड़े होकर लोगों का नेतृत्व कर सकते हैं. However, there are different minimum age requirement for contesting election. अब जैसे वोटर्स की एज तो पहले 21 साल थी, अब 18 कर दी गई, पर इलेक्शन में अगर आपको रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे खड़े होना है, इलेक्शन लड़ना है, तो अलग अलग इलेक्शन के लिए एज अलग अलग है. However, there are different minimum age requirement for contesting election. For example, in order to stand for Lok Sabha election or Assembly election, a candidate must be at least 25 years old. अगर आपको लोकसभा इलेक्शन लड़ना है या राज्य की विधानसभा इलेक्शन लड़ना है तो आपकी मिनिमम एज 25 years होनी चाहिए. There are some other restrictions also. For instance, there is a legal provisions that a person who has undergone imprisonment for 2 or more years for some offences is disqualified for contesting election. तो इलेक्शन में खड़े होने के लिए अगर आप लोकसभा इलेक्शन या असेंबली इलेक्शन में खड़े होना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज 25 years होनी ही चाहिए. यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन क्या है? लीगल ग्राउंड में कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं. देयर आर सम अदर रेस्ट्रिक्शंस आल्सो. फॉर इंस्टेंस, देयर इज अ लीगल प्रोविजन दैट अ पर्सन हु हैज अंडरगोन imprisonment for 2 or more years for some offences is disqualified for contesting election. अगर कोई आदमी किसी ने जेल की सजा पाई है, 2 या 2 से ज़्यादा सालों तक जेल में रहा है, तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता. But there was no restrictions of income, education or class or gender on the right to contest election. इसके अलावा और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. आप इलेक्शन में खड़े होने वाले कैंडिडेट की इनकम, एजुकेशन, क्लास, जेंडर नहीं चेक किया जाता है. In this sense, our system of election is open to all citizens. तो बेटा एक कार्टून देखिए. इस कार्टून में एक हाथी है बहुत बड़ा सा, और उस हाथी की पूंछ को एक व्यक्ति पकड़े खड़ा है. यहाँ इस कार्टून से क्वेश्चन आते हैं, व्हाई इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कंपेयर्ड टू एन एलिफेंट. यहाँ पर इस एलिफेंट का कंपैरिजन एडल्ट वोट यानी कि एडल्ट फूड यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज साथ क्यों किया गया है. जिस तरह से विशाल हाथी है, उसी तरह से भारत के मतदाता भी विशाल मात्रा में हैं और विशाल मात्रा में हैं. Why is universal adult franchise compared to an elephant? Is it unmanageable? क्या मैनेज नहीं कर पा रहे हम अपने विशाल जनसंख्या को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? जो विशाल वोटर्स हैं उन्हें मैनेज नहीं कर पा रहे हैं. और is it like the story in which everyone described the elephant only by its part? और जो व्यक्ति इनकी पूंछ पकड़े खड़े हैं वो जवाहरलाल नेहरू जी हैं. तो बेटा कल की टॉपिक पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, स्वतंत्र चुनाव आयोग. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.